अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सेक्रेटरी जनरल हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान की। मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी फाउंडेशन फ़लस्तीन के कॉज के हवाले से क्या कर रही है, लेकिन एक वो मंजर है जो वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है, एक वो विजुअल्स हैं जो अल जज़ीरा बता रहा है, एक वो मंजर है जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। सबसे करीब तर और सबसे सही मंजर कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि थैंक यू। आपने इतने अहम मौजू के ऊपर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये यकीनन एक सआदत है और ये हर किसी को नहीं मिलती, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने सवाल कहा है कि फ़लस्तीन फाउंडेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि जो आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस वक्त जो वहाँ पर हुआ है, यानी आप देखिए कि एक अनबिलीवेबल काम है। दुनिया की जितनी थ्योरीज हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल साइंस है, वो सारी थ्योरीज यहाँ पर आकर फेल हो चुकी हैं। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने वहाँ पर एक ऐसा काम अंजाम दिया है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसराइल उनके खिलाफ एक ऐसी प्लानिंग कर रहा था जो गजा के ऊपर एक मासिव अटैक उन्होंने लॉन्च करना था। कई महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी। अब इस प्लानिंग को हमारी जो इस्लामी मुज़ाहमत है, जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत है, उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस किया है, उस प्लानिंग को रिसीव किया है। उसके बाद उतने ही बड़े हमले की प्लानिंग की है। अच्छा, एक ज़िमनी सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि ये फ़लस्तीन की जानिब से किया गया है। बिल्कुल, और ये सही है, ये बात सही है। बिल्कुल। देखिए, वो मैं भी तफसील आपको मज़ीद भी बताता हूँ। जो मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ताकि फिर ये आपके जवाब के ऊपर आने के लिए आसानी होगी और सुनने समझने वालों को बेहतर होगा। एक प्लानिंग इसराइल ने की, एक फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने की। ठीक, उसकी प्लानिंग को फेल किया। अपनी प्लानिंग उतनी ही बड़ी उन पर लॉन्च की जितनी वो इन पे करना चाहता था। ठीक, ये बहुत बड़ा फेलियर था इसराइल का, इतना बड़ा फेलियर था जिसको खुद इसराइल अब तक रिस्पॉन्ड नहीं कर सका है। क्यों नहीं कर सका है? आपने सुना होगा मीडिया पर 150 इसराइली सोल्जर्स गिरफ्तार किए गए। नहीं, मैं आपको ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ। जो हमारे फ़लस्तीनी भाई जो वहाँ पर हमसे राब्ते में हैं, जो इस्लामी मुदामत के लोग हैं, वो कहते हैं ये 150 वो हैं जो हमने खुद बताया है, बल्कि 1000 से ऊपर हैं। वक्त के साथ साथ हम इनको बताएंगे कि कौन कौन है हमारे पास। और इसमें जनरल्स हैं, कोर कमांडर है, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, मेजर्स हैं। ये इसराइली मेजर्स सारे, ये ऑफिसर हैं सारे। नीचे फौजी तो बेपनाह है। एक ये सिनेरियो है। फिर 5000 रॉकेट्स हैं जो 7 सिटीज के ऊपर जाके लगे हैं। ठीक है, ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर लगे हैं। चेक पोस्ट हैं, 25 चेक पोस्ट हैं जो इन्होंने ले लिए हैं। आज 9वां दिन है। वो चेक पोस्ट फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के पास हैं, वो अभी तक इसराइल उनसे वापस नहीं ले सका। एक ये सिनेरियो है जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का है, जो उन्होंने ग्राउंड पे किया है। दूसरी खबर क्या है? आप देख रहे हैं कि आज 9th डे है। ठीक, इसराइल क्या कर रहा है? गजा के ऊपर बमबारी कर रहा है, क्लस्टर बम फेंक रहा है, वाइट फास्फोरस बम फेंक रहा है। ये सारे जिनेवा कन्वेंशन में ममनुआ हथियार है, लेकिन इसराइल इनको यूज़ कर रहा है, प्रोहिबिटेड है। बिल्कुल कर रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर लोग मुसीबत में है, लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, बच्चे शहीद हो रहे, खवातीन। अब होना क्या चाहिए? ठीक, होना ये चाहिए कि जो दुश्मन के ऊपर अटैक हुआ है, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया, इन्होंने 75 साल जुल्म का जवाब दिया है, उसको बताना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। उस कमजोरी को छुपाने के लिए वेस्टर्न मीडिया ने एक जो वॉरफेयर, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको ज़्यादा पता है कि मीडिया वॉरफेयर के अंदर दुश्मन की चीज़ों को छुपा दिया जाता है, अपनी चीज़ों को निखारा जाता है। अब उन्होंने क्या किया है? फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की कामयाबी को कम करने के लिए उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है। ठीक, आप पहले दिन देख लीजिए, कुछ वेस्टर्न बेस्ड जो अमेरिका और ब्रिटिश बेस्ड जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है, खुद उनको समझ नहीं आया कि क्या किया हमने। बाद में उनको पता चला कि हम तो फ़लस्तीन के हक़ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन उसको चेंज किया। अच्छा, उन्होंने पहले दिन बताया कि 5000 रॉकेट लगे, इसराइल का ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि ये मजलूमियत तो दिखाई जाती है ना कि साहब देखें हम पर जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन ने शुरुआत की। फ़लस्तीन ने शुरुआत नहीं की, ये भी उन्होंने बाद में ये काउंटर स्ट्रेटेजी है। काउंटर स्ट्रेटेजी के अंदर मीडिया में उन्होंने किया है कि अब वो फ़लस्तीनियों को कहते हैं कि इन्होंने ये हमला क्यों किया, यानी वो उसमें नाकाम हो गए हैं। जो उनका पहला हरबा था उसमें नाकाम हुए। उन्होंने कहा जी हम पे हमला हुआ है। दुनिया ने कहा कि 75 ईयर से आप उन पर हमला कर रहे हो, आपने उनको ऑक्युपाइड किया हुआ है, आपने उनके बच्चों को जेलों में रखा हुआ है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तक 400 फ़लस्तीनी बच्चे 10 साल से कम उम्र के जो इसराइल की जेलों में कैद हैं, उन्होंने क्या जुर्म किया है?
ठीक है, ये सारे जुर्म से 75 साल में इसराइल ने किए। जब दुनिया ने उनको कहा कि आप खुद 75 साल से कर रहे हैं, तो ये इन्होंने तो कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग से मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर उन्होंने नया एक नैरेटिव बनाया। उन्होंने कहा कि भाई ये बात करें कि इनके हमले की वजह से गजा में लोग मर रहे हैं। अब मैं, आप ही मुझे बताइए, आप बाशऊर आदमी हैं, क्या 75 साल में जो मर रहे थे लोग फ़लस्तीन में, जो कत्ल हो रहे थे, जो जुल्म हो रहा था, जो ज्यादती हो रही थी, क्या इस हमले की वजह से हो रही थी? नहीं, तो पहले भी हो रही थी। तो पहले ही हो रही है। ये एक नैरेटिव, फेल नैरेटिव है। इसको बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट या सो कॉल्ड मीडिया लोग हैं जिनका हकीकत में भी मीडिया के यानी साइंस से, मीडिया साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ अपने जेब के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने पॉकेट को फुल करने के लिए वो ये खिदमत कर रहे हैं। और मैं उनसे कहता हूँ, मैंने अपने ट्विटर पे कहा है, उनको क्लियर मैसेज दिया, मैंने कहा आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, ये उस जिल्लत की तरफ जा रहे हैं कि आपको वो जिल्लत भी नहीं देगा, वो भी नहीं देगा आपको। आप जो खिदमत उनकी कर रहे हैं, उन्होंने आपको कुछ नहीं करना है, वो आपने इधर ही रहना है। अच्छा, इस जंग के बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो किसका हुआ है आपके ख्याल में? फ़लस्तीन का हुआ है, इसराइल का हुआ है, या दोनों का एक जैसा है? देखें, इसमें दो बातें हैं। एक नैरेटिव ये है कि फ़लस्तीनी 75 साल से, मैंने कहा कि वो इस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। बिल्कुल, 75 साल से हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, घरों पे कब्जा हो रहा है, जिला वतन किया गया, उनको जबरी तौर पे निकाला गया। मैं ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं इधर, 1948 में जब फ़लस्तीनियों को घरों से निकाला गया था, हमारे फ़लस्तीनी भाई उस वक्त इस उम्मीद के साथ अपने घरों से निकले थे, जब उनको जबरी निकाला गया था, वो ताले लगाकर चाबियां लेकर निकले थे और घर में अपने जानवरों को 1 हफ्ते का चारा एडवांस डाल कर गए थे। उनको ये उम्मीद थी कि हमारे मुसलमान भाई, अरब भाई हमारे लिए क्या करेंगे, हमें वापस रिस्टोर करेंगे। ये जुल्म उन्होंने किया। ये 75 साल की तारीख है। तो ये जो, अगर इसको कहें कि, अगर इस मानों में कहें कि हमारे, यानी इस वक्त 1600 अफराद गजा के अंदर शहीद हो चुके हैं, मोर देन 5000 जो हैं वो सारे इंजर्ड हैं। 9 हॉस्पिटल उन्होंने ज़मीन दोज कर दी हैं सारे बम मार के। ठीक है, ये नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं कि ये नुकसान नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ आइए, इसराइल पूरी दुनिया हमें कहती है ये बहुत ताकतवर है, ठीक हो गया। पूरी दुनिया हमें कहती है इसकी इंटेलिजेंस बहुत सुपर इंटेलिजेंस है। हमें कहती है इसकी सिक्योरिटी आयरन डोम है। आयरन डोम की 4 लेयर्स हैं। एक, हमला नाकाम हो, अगर फेलियर हो जाए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत जदीद सिस्टम है, दुनिया में किसी के पास नहीं। 200 एटम बॉम्ब अनडिक्लेयर जो हैं, वो उसके पास वहाँ पर मौजूद है। एक ऐसा हाथी है कि जिसके सामने कोई चींटी जाने से घबराती है। लेकिन ये जो मुदाहमत के लोग हैं, जो फ़लस्तीनी भाई हैं, जिसमें हमारे अल-कस्साम है, अल-कुद्स है, हमास है, जिहाद इस्लामी है, इन्होंने क्या किया है, उस तिलिस्म को, उस बरम को, उस बदमाशी को ज़मीन पर रगड़ दिया है, तोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी काम है, ये बहुत बड़ी कामयाबी, और ये बहुत बड़ा इसराइल का नुकसान है, अमेरिका का नुकसान है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसकी है उसके ऊपर? अमेरिका की है। तो ये इस मानों में अगर आप देखेंगे तो उनका बहुत नुकसान है, हमारा नुकसान है। इस क्लेश से पहले क्या फ़लस्तीन ने ये हिकमत अमली इख्तियार की थी कि ये किया जाएगा, और वो कामयाब हुआ? बहुत अच्छी बात है। देखें, यही जो हमारे यहाँ पे अभी जो जर्नलिस्ट वाली हम बात कर रहे थे, कुछ लोग नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, वो ये बात भी करते हैं। क्या आप समझते हैं कि जो ग्राउंड पे बैठे हुए लोग हैं, जो वहाँ पत्थरों से जिन्होंने लड़ना शुरू किया था, गुलैलों की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, पत्थरों की भी देखी होंगी, गुलैलों से बंदूकों तक का सफर, और अब ड्रोन तक का सफर है, अब रॉकेट का सफर है, अब लॉन्ग रेंज के मिसाइल का सफर है, रिमोट। ठीक है ना? तो आप क्या समझते हैं और मैं क्या समझता हूँ, जो ग्राउंड पे हैं, क्या उन्होंने इसकी प्लानिंग नहीं की है? कल रात को मेरी बात हुई है एक जो हमारे रेजिस्टेंस के लीडर हैं, मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा क्या पॉसिबिलिटीज है आगे, क्या कोई बात हो रही है जंग बंदी की? उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा इस वक्त हम बहुत ताकत में हैं, यानी ताकत से मुराद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि हमारे पास 1000 इजरायली सोल्जर्स हैं जो हमारे पास हैं, और इसके बदले में हम क्या लेंगे वो हमें पता है। और कल क्या हुआ है, कल 13 इजरायली सोल्जर्स को एक इजरायली हमले में मार दिया गया है। खुद इजरायली फोर्स का हमला हुआ है वो गजा के ऊपर, जिधर उनको छुपाया गया था वो 13 लोगों को, वो 13 इजरायली थे ऑफिसर्स, वो इसराइल ने खुद उनको मार दिया है। तो वो कह रहे हैं कि ये खुद उनका नुकसान हो रहा है। हम अभी ऐसी पोजीशन में हैं। फ़लस्तीनियों के नुकसान के हवाले से अगर आपके पास कोई मालूमात? लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसी पोजीशन में हैं कि हम अभी पीछे नहीं हटना है, अभी हमने आगे बढ़ना है, पीक पर है। इससे आगे बताऊं आपको, जब जंगें लगती हैं, आपने देखा है कि जंग में लोग भाग जाते हैं, ठीक, इलाके छोड़ देते हैं। इसराइल में भी यही हुआ है, लोग बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ भागे, सहराओं में भागे, अभी तक छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीनी क्या कर रहे हैं?
गजा में इतना जुल्म है, बर्बरियत है, ये अल्फाज नहीं है बयान किए जाए। लेकिन आज और कल से 2 दिन से फ़लस्तीनी लुबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट उसके बॉर्डर पे जमा हो गए। जो लोग जिला वतन थे, जो 48 से 67 से 73 से जो फ़लस्तीन से निकाले गए थे, वो सारे मार्च करते हुए सरहदों पे पहुंच गए हैं। वो एक नारा लगा रहे हैं कि रिटर्न टू होमलैंड। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, फ़लस्तीन को मेरे ख्याल में डिजिटल दौर का करबला बना दिया गया है, पानी तक के लिए महरूम रखा जा रहा है। और उसके अलावा एक और सवाल के एक फ़लस्तीन है, एक जानिब इसराइल है, दोनों के पास आपको पता होगा मुझसे बेहतर कि इसराइल के पास जंगी साजो सामान और बहुत सारे असलहे से लैस है वो। तो क्या आपको लगता है कि फ़लस्तीन के लिए ये आसान होगा कि इसराइल को बिल्कुल ही नेस्तो नाबूद कर दे? ये आसान तो नहीं है ना। देखिए, जो पहली बात आपने की करबला से तशबीह दी, यकीनन ये आज की करबला है। मेरा तो ये अकीदा है, अगर आज हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान होते, वो क्या करते? वो यकीनन फ़लस्तीन के लिए निकलते, जहाद करते, उनके लिए निजात का रास्ता निकालते। अगर इसी तरह करबला इमाम हुसैन आज होते, वो क्या करते? वो भी यही काम करते हैं। ये हमारा अकीदा है, ये आज की करबला है। आज हमें उसकी तरफ तवज्जो करनी है। बहुत अच्छा नुक्ता आपने रेज किया है। दूसरी जो बात है कि उनके पास जंगी साजो सामान है, हिकमत है, मैंने कहा कि सब कुछ है उनके पास, हम ये पहले कह चुके हैं। लेकिन इस सब कुछ होने के बाद उन्होंने ये आज किया है काम, एक हफ्ता पहले लास्ट सैटरडे को ये काम उन्होंने किया है जो दुनिया को दंग रख गया है। दुनिया परेशान है इस वक्त। उनको समझ नहीं आती है कि क्या मोसाद का जो इंटेलिजेंस सिस्टम था, उसको नहीं पता था कि गजा के अंदर से 5000 रॉकेट फायर हो सकते हैं। क्या गजा के अंदर से 1000 लोगों ने ऑपरेशन किया, जो और अहम बात है। अच्छा, लोग ये बात कर रहे हैं कि जो 5000 है ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये वैसे ही डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। अगर नुकसान नहीं पहुंचा है तो ये जो वीडियो आई हैं, जो इस वक्त 3500 इसराइली कत्ल हुए, मारे गए हैं वहां पर, ये कैसे हुए हैं? आखिर तो ये रॉकेट लगे हैं जाकर, कुछ तो निशाने पे लगे हैं, कुछ तो हुआ है वहां पर। और ये जो 1000 फौजी गिरफ्तार है, ये कुछ तो है ना आखिर। कुछ तो चलें मेरी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। 1000 ना भी कहें, चलें 150 जो अभी मीडिया ही बता रहा है, आप चलें 150 भी मान लें तो 150 छोटी बात भी मान ले तो भी बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं है ना। 25 चेक पोस्ट इस वक्त इनके पास है। गजा और वेस्ट बैंक के बीच में जो इन्होंने एक बाढ़ लगाई थी, वो बाढ़ खत्म हो गई। उस बाढ़ पे फलस्तीनियों का कंट्रोल है। अच्छा, तो क्या ये झूठ है सब? तो फिर अगर ये सब झूठ है तो इसराइल इतना बड़ा हमला क्यों कर रहा है? क्यों गजा के ऊपर बमबारी कर रहा है? क्यों गजा को तहस नहस कर रहा है? बिलाखिर नुकसान हुआ है। और आपको बताऊं, 3 दिन पहले वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक, अगर आप फॉलो कर रहे हैं वहां न्यूज़ को, जी। 3 दिन पहले वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसराइली नेशनलिटी रखने वाली सहूनी माएँ उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे फलस्तीनियों की कैद में, उनको छुड़वाओ। वो नेतन्याहू पे लानतान कर रही हैं, वहाँ पे उसको प्रोटेस्ट कर रही हैं, कह रही हैं कि हमारे बच्चे तुमने गिरफ्तार करवा दिए। मिलिट्री ब्लेम कर रही है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है मिलिट्री को, मुसाद कर रही है मिलिट्री को, मिलिट्री कर रही है मुसाद को। ये एक जंग छिड़ गई है कि एक दूसरे पे ब्लेम किया। क्या लगता है ये जंग कितने दिनों तक जारी रहेगी, या फिर ये जारी ही रहेगी जब तक फलस्तीन कोई कामयाबी हासिल नहीं कर लेता? देखिए, इसकी हमारे पास तारीख है, जो पहले भी जंगें हुई हैं। सन 2000 में लुबनान से इसराइल भागा है। 2006 में लुबनान के साथ जंग हुई है, हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई थी 33 डेज की थी। फिर 2007 और 8 में 51 डेज की थी। इसी तरह जो लास्ट वॉर हुई है 2019 में, वो जो मार्का सैफुल कुद्स जिसका नाम था, वो भी 22 दिन तक रहा है। तो ये एक हिस्ट्री हमारे पास कि इसराइल ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता है। अभी वो भपकियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है कि भाई हम जमीनी कार्रवाई, ये झूठ है। आज के दिन अभी जब और मैं और आप बात करें, अभी तक एक भी फौजी गजा के ऊपर नहीं उतरा है, सिर्फ फदाई बमबारी हो रही है। एक भी फौजी, सुबह भी हमारी बात हुई है दोस्तों से, वो कहते हैं झूठ है, ये क्लियर वाइट झूठ है। वहां पर कोई एक फौजी अभी तक नहीं उतरा। अगर उतरा तो बहुत अच्छा है, ये उतरेगा तो ये जंग एक और मरहले में जाएगी। और दूसरी अहम बात जी, अगर इसराइल इसको नहीं रोकेगा, और वो नहीं कर सकता ज्यादा देर इसको, क्योंकि देखें ये 75 साल से ये बर्दाश्त कर रहे हैं, इनका ये काम है, ये कर रहे हैं, मर भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। तो इस माहौल में पड़े ये इसी माहौल में, ये बच्चे थे, ये बड़े हो गए, अब ये लड़ रहे। अगर इसराइल ने नहीं रोका, लुबनान के ऊपर महाज तैयार है। अच्छा, सीरिया की जोलान हाइट्स वहां पर तैयार है। आपकी साफी बरादरी ने लुबनान पहुंचना शुरू कर दिया, तो मेरी इतलात है। पाकिस्तान से भी रिपोर्टिंग के लिए जाना शुरू हो चुके हुए हैं। हालांकि वो अभी वॉर जोन नहीं है, लेकिन लोग वहां जा रहे हैं, ये सिम्टम्स आ रही हैं। अच्छा, वैसे तो इसराइल हमने देखा है मुख्तलिफ दरानंदाजियाँ करता रहा है, लेकिन हालिया कौन सी दरानंदाजी थी जिसकी वजह से फ़लस्तीन ने काउंटर अटैक किया?
ये एक तसलसल है, एक तो लंबा तारीखी तसलसल, एक तो एक है। शॉर्ट है। एक मैं आपको शॉर्ट 2 महीने 3 महीने का बताता हूँ। 2 महीने 3 महीने में क्या है, एक वाक़या हुआ है, फ़लस्तीनी ख़वातीन को बरहना करके सड़कों पे उनकी बेइज़्ज़ती की गई है। अच्छा। इसराइल ने की है। जी। ये बड़ी दर्दनाक बात है, जो हमें कहते हुए भी हमारा दिल रोता है। दूसरी बात क्या है, बच्चों को गिरफ्तार किया है। तीसरी बात क्या है, मस्जिद अक्सा के ऊपर लगातार 2 महीने जो किबला अव्वल है, बैतुल मक़दस है, जी, जी, जी। पैगंबर गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज यहाँ तशरीफ़ ले गए। तमाम अंबिया कराम ने आपकी इक़्तिदा में यहाँ नमाज़ अदा की। ये मुक़द्दस मकाम है। इस मुक़द्दस मकाम की तौहीन 2 महीने की जाती रही। उस फ़लस्तीनियों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती रही। यहूदी इबादत के नाम पर सहूनियों ने वहाँ पर बहुत बदतमीज़ी मचा रखी थी। तो इस वजह से आप गौर कीजिए कि उन्होंने तूफ़ान अल अक्सा का नाम क्यों दिया। इस वक्त बैतुल मक़दस पर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के पास है। फ़लस्तीनी भाई वहाँ पर हैं। अब वो जा भी रहे हैं आज़ादी से। उनके पास इस तरह है कि देखें, वो मकबूजा इलाका है। गासिब सहूनी उनकी अपने इबादत के दिनों में वो वहाँ दाखिल हुए थे। पिछले 2 महीने लगातार ईद थी, उनकी एक इवेंट था, उसमें वो दाखिल होते थे, वो झड़पें करते थे, मारते थे इनको, और फिर फौज की मदद से अंदर दाखिल होके वो वहाँ पे एक शरारत करते थे। सही। वरना मुसलमान वहाँ पे फ़लस्तीनी उनका आना जाना है, वो नमाज पढ़ते थे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, देखिए इन्होंने तूफ़ान अल अक्सा का नाम क्यों दिया है। तूफ़ान अल अक्सा, ये वो बैकग्राउंड है, क्योंकि अल अक्सा खतरे में है, अल कुद्स खतरे में है, मस्जिद अल अक्सा खतरे में है, पूरा फ़लस्तीन खतरे में है। तो लिहाजा जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के भाई हैं, उन्होंने इसको तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन का नाम इसलिए दिया है कि हम समझ सकें कि ये वो तौहीन और बदतमीज़ी थी, ये वो सारा शरारत और शैतानी थी जिसका हमने इंतकाम आपसे लिया है। और आपको बता दूं, उनके मुताबिक जो उनसे बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कैटेगोरिकली, कल भी उनका बल्कि बयान आया उनका खुला, उन्होंने कहा है कि मजीद सरप्राइज है अभी। अच्छा। अभी लॉन्ग रेंज के मिसाइल इस्तेमाल होना शुरू होंगे। परसों बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। गजा से बेन गोरियन एयरपोर्ट बहुत दूर है, उसको निशाना बनाया गया। हाइफा सिटी जो है इनका, वो मकबूजा इलाकों के अंदर है, वो गजा में नहीं है, उसको निशाना बनाया गया। पूरी हालिया जो सूरत-ए-हाल है, इसको लीड कौन कर रहा है? हमास कर रहा है या फिर फ़लस्तीन जो मुजाहिदीन है वहाँ पर वो कर रहे हैं? देखिए, जो वहाँ सिस्टम है, एक अल-कस्साम है, अल-कस्साम ब्रिगेड, एक अल-कुद्स ब्रिगेड है, एक जहाद इस्लामी फ़लस्तीन है। ठीक है। ये तीनों मज़ाहमती गिरोह हैं। इनका काम है मुसल्लह जदोजहद करना। ठीक हो गया। इनके ऊपर है एक सियासी सेटअप जो हमास है। हमास, ये सारे चारों एक हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। हमास रिप्रेजेंटेटिव है, हमास तर्जुमानी करती है मीडिया पर, पॉलिटिक्स में, वहाँ पे वोट लेती है, वहाँ पे उनका वज़ीर आज़म होता है, वो गजा के अंदर पूरी एक हुकूमत है। ठीक है। तो इस वजह से हमास के अम्ब्रेला में ये सारे हैं। तो आप इसको हमास भी कह सकते हैं। हिजबुल्लाह लुबनान के अंदर है। अच्छा। हिजबुल्लाह जो है वो लबनान में रहती है, लेकिन फैसिलिटेट कर रहा है कोई? इनका कोऑर्डिनेशन है। मैं आपको अर्ज करूं कि पिछले 3 महीनों में हमास की क़यादत ने, इस्लामिक जहाद की क़यादत ने सेपरेटली और जॉइंटली सैयद हसन नसरुल्लाह के साथ लुबनान में मुलाकातें की हैं। और ये मुलाकातें अब हमें समझ आती है कि शायद उन प्लानिंग्स के ऊपर थी जो इसराइल इनके खिलाफ कर रहा था, और ये मुसलसल जल्दी मिल रहे थे आपस में, और हिकमत अमली बना रहे थे। और ये कोऑर्डिनेटेड है सारे। उधर हिजबुल्लाह है, वो इनके साथ इंटैक्ट है। जब जरूरत पड़ेगी वो इसराइल को एंगेज करेगी, जब जरूरत पड़ेगी वो अपनी एक वहाँ पे इनको करेगी। आपस में ये हम आहंग है सारे, और एक ज्वाइंट एफर्ट है इनकी। ठीक है, ये इस सूरत हाल में एक आम पाकिस्तानी से आप क्या उम्मीद, क्या तवक्को, क्या ख्वाहिश रखते हैं? देखिए, मेरी आम पाकिस्तानियों से, भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर जो भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा देखें इस वक्त हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के खिलाफ, मुज़ाहमत के खिलाफ, उसको काउंटर करें। उसके कम से कम अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। बिल्कुल, उसके ऊपर कम से कम ये काम है कि उस पर यकीन करके अपने माइंड को कंफ्यूज ना करें। ये वक्त क्या मांगता है हमसे, वो हमसे कुछ नहीं मांग रहे। उन्होंने हमें नहीं कहा कि अपने बंदे यहाँ भेज दो, अपनी फौज यहाँ भेज दो, नहीं, उन्होंने कहा है कि सही बात करो, अपनी बिसात में हम सपोर्ट कर सकते हैं। लोगों को जहन में सही बात, आज मैं और आप यहाँ क्यों बैठ के बात कर रहे हैं, इसका मकसद भी ये है कि हम लोगों तक पैगाम पहुँचाएं, लोगों को सही बात बताएं, लोगों को कहें कि भाई आप ये करो। एक काम तो ये है जो आवाम ने करना है, उनकी हिमायत करें, सड़कों पे निकलें, और हमारे लोग वो निकले हुए हैं। मैं 3 दिन से मुसलसल रैलियों मुजाहरों में लोगों के पास जा रहा हूँ, बहुत लोगों के अंदर जोश है। सेकंड चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी हुकूमत से भी कहनी चाहिए, मैंने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में भी ये मुतालबा किया है, आपके ज़रिए भी करता हूँ कि हुकूमत यहाँ पर फ़लस्तीन फ़ंड कायम करे, और मेडिकल एड के लिए अपनी टीमें फौरी तौर पर वो गजा रवाना करें, ताकि पाकिस्तानी लोग, हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिक्स वहाँ पे जाके उनकी खिदमत करें, उनको मेडिकल सपोर्ट दें। और तीसरी जो अहम बात है,
हमने सेनेट में भी ये रेजोल्यूशन वहाँ पे दी थी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जी ये कहा था कि पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के लिए उनकी नुमाइंदा जमात हमास को यहाँ पर रिकगनाइज किया जाए, उसको यहाँ पर तस्लीम किया जाए बतौर नुमाइंदा। तो ये 2-3 काम है जो हुकूमत इस वक्त कर सकती है, वो करे। अवाम का जो काम है अक़वाम आलम से कोई उम्मीद, क्योंकि अमेरिका ने जो सपोर्ट की हम सबको पता है कि उसने इसराइल की सपोर्ट की, भारत ने खुल्लम खुला कह दिया कि ये गलत हो रहा है, फ़लस्तीन गलत कर रहा है, ये भारत ने कहा। पाकिस्तान की तरफ से आप क्या तवक्को और अक़वाम आलम से क्या है उम्मीद? देखें, एक अक़वाम आलम है, आलमी बिरादरी है जो इस्लामी ताउन तंजीम जो है ना, जी बिल्कुल, एक है ये वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसको हम इंटरनेशनल कम्युनिटी तस्वुर करते हैं, यूनाइटेड नेशन है। देखें, इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। इनके यहाँ तो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या है, अमेरिकन, यूरोपियन, फला फला फला। जहाँ आप कहेंगे फ़लस्तीनी, वो समझते हैं कि इंसान ही नहीं है। जहाँ पर आप कहेंगे कश्मीरी, वो कहते हैं कौन इंसान। यानी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, सिस्टम चेंज हो जाता है पूरे का पूरा, सारे चार्टर बदल जाते हैं। चार्टर को उठाकर जद्दी की टोकरी में डाल दिया था। तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। इनसे तो यही हमें उम्मीद है जो ये कर रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज ये वक्त है शर और खैर की ताकतें जमा हो जाए। ठीक, मैं आपको बता दूं, ये फ़लस्तीन का मसला कुरान मजीद की आयत की रोशनी में, जिसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये वो आयत है जो पैगम्बर गिरामी से उनके सफ़र से मतलब मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसमें हमने बरकत रखी है। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है। ये बरकत क्या है? ये खैर की बरकत है, ये इंसानियत की बरकत है। ये बरकत इज्जत देती है, शरफ देती है, आपको इफ्तिखार देती है। और अगर आप इसके खिलाफ खड़े होंगे तो क्या करेगी? ये आपको शैतानियत देगी, शर फैलाएगी, आपके ऊपर शर, आपको शर की तरफ ले जाएगी। तो आज ये वक्त है दुनिया के पास, और ख़ास तौर पर जो हमारे अरब और मुसलमान भाई हैं, जो हुक्मरान हैं, माजी में जो गलतियाँ की हैं, उन्होंने ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है इसराइल के साथ, दोस्तियाँ की हैं, कुछ भी किया है, हम उनको तनकीद नहीं कर रहे यहाँ पर। ये वक्त नहीं, हम कहते हैं कि यूनिटी हो जाओ, इत्तेहाद कर लो, आपस में आ जाओ, वापस पलट आओ, उन गलतियों का इजाला करो और फ़लस्तीनियों की पुश्तबानी करो। वो सिर्फ आपसे पुश्तबानी चाहते हैं। और जो हमारे इस्लामी और मुसलमान ब्लॉक है, हम उसको समझते हैं कि देखें, अमेरिका की 52 रियासतें हैं जी, वो यूनाइटेड स्टेट्स हो सकते हैं, ये 57 यूनाइटेड स्टेट्स क्यों नहीं हो सकते? सही बात। इनको क्या मसला है? तो अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स हो, ये पूरी दुनिया पे हकमियत कर सकते हैं, ये अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, इनकी इकोनॉमी अच्छी हो सकती है। लेकिन इस वक्त पूरी लड़ाई तो मईशत की है ना, कि जो जहाँ से फायदा देगा वो, तो ये मईशत का फायदा ये दुनिया को दे सकते हैं। लेकिन ये सोचें तो सही, इनका फायदा हमारा इत्तेहाद में है, यकजहती में है। अच्छा, आखिर में जाते जाते आपकी फाउंडेशन, फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान, वो क्या कर रही है फ़लस्तीन में जो मुकीम इस वक्त मुजाहिदीन है उनके लिए? देखिए, जो फ़लस्तीन फाउंडेशन का हमने क़याम किया था पाकिस्तान में 2008 में, उसका मकसद ये था कि उस वक्त जो जंग लगी थी वो गज़ा के ऊपर, आपको याद होगा, दिसंबर, उसकी वजह से ही हमने यहाँ काम शुरू किया था कि लोगों तक सही पैगाम पहुँचाएँ, लोगों तक अवेयरनेस दें। हमारा बुनियादी काम पाकिस्तान के अंदर ये है कि हम लोगों तक उसकी बुनियादी अवेयरनेस पहुँचाएँ, सही खबर पहुँचाएँ, सही बात पहुँचाएँ, मुसद्दिका। और उसके लिए हमारी 2 वेबसाइट्स काम करती हैं। जो हमारी एक तंजीमी वेबसाइट है plfpakistan.com, और दूसरी हमारी रोज़नामा-कुद्स.com है, जो एक न्यूज़ एजेंसी है जो उर्दू में खबरों का सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में, फ़लस्तीन के हवाले से सिर्फ। तो हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान में यूनिटी, अवेयरनेस के ऊपर है। और पाकिस्तान से बाहर हम इंटरनेशनल, बहुत सारी जो इंटरनेशनल NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम बहुत सारी जगहों पर उसके मुअस्सिस भी हैं, बहुत सारी जगहों पर उनके मेंबर्स भी हैं। और वहाँ पर भी हम यही करते हैं कि एक इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी करने के लिए हम उधर रहते हैं। और हमने एक बहुत बड़ा काम 2012 में किया था कि ग्लोबल मार्च टूवर्ड्स जेरूसलम, यानी आलमी मार्च बराए अल-कुद्स, उसमें दुनिया भर के लोग आए थे। पाकिस्तान में भी 20-22 एशियाई ममालिक हमने जमा किए थे, और यहाँ से लैंड कॉन्वॉय था ये, यानी ये ज़मीनी काफिला था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क, और फ़लस्तीन की सरहदों पर हम जाके, हमें रोक दिया गया था यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस ने। वहाँ हमने एहतजाज किया था 30 मार्च 2012 को। ये हमने इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट भी करते हैं ताकि एक नेशनल सोलिडेरिटी, नेशनल जो अवेयरनेस है हमारी पाकिस्तान में, और एक इंटरनेशनल, तो दोनों मरलों पर काम करते हैं। और 2011 में एक एड कॉन्वॉय, जिसके अंदर इमदादी सामान था, लैंड कॉन्वॉय था, ये भी हम, उसका भी हम पार्ट थे, वो भी हमने वो गज़ा के अंदर पहुंचाया था। तो ये इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज हैं। आपकी किसी भी मुतल्लिका वजारत या किसी भी मुतल्लिका शख्सियत से पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पर सिफारत खाने से कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू?
देखिए, पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान हैं, बहुत सारे चीदा सियासतदान हैं जो इसका हमारी फाउंडेशन का भी पार्ट है, हमारे साथ अच्छा। ताउन करते हैं, काम करते हैं और वो हमारे साथ रहे। हत्ता डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अच्छा, सदर पाकिस्तान बनने से पहले वो बाकायदा हमारे इवेंट्स में आते थे। जब से वो सदर मोहतरम बने, जाहिर है उनकी मसरूफियात कुछ और हैं, वरना वो हमारा पार्ट थे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब मेंबर भी हैं, वो हमारे सरपरस्त थे हमारे, अब नहीं है, अब दायरा है, उनकी डोमेन चेंज है। उस वक्त तक हमारे सरपरस्त कमेटी में थे मुदफ्फर अहमद हाशमी साहब है, अच्छा। साबिक एमएनए जमात इस्लामी के, फौत हो गए मरहूम। इस तरह लियाकत बलोच साहब इस वक्त हैं, साहिबजादा अबुल खैर साहब हैं, काफ़ी लोग हैं। सेनेटर्स हैं, सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब बहुत ताउन करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ फ़लस्तीन कॉज के लिए काम करते हैं। सेनेटर अली मोहम्मद खान साहब, जब हमने उनको कहा है वो हमारे साथ खड़े होते हैं फ़लस्तीन कॉज के लिए। तो बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं, मैं एक लंबी लिस्ट है तो मैंने चीदा आपको बताई है। ये वो लोग हैं कि जो हमारे साथ ताउन करते रहें और फ़लस्तीन कॉज को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं की सरपरस्ती, इन्हीं की। तो जाते जाते कोई पैगाम, कोई आखिरी बात? पैगाम यही है कि बस इस वक्त जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम अदा करें। ये एक सआदत है, खुदा ऐसे मौके किसी को नहीं देता। ये जो एक इतना बड़ा कारनामा खुदा ने हमें दिखाया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमारे लिए सआदत है। अब हम पर ये ड्यूटी है, हम पर ये बाउंडिंग है कि हम इसको रिस्पॉन्ड करें, हम इसके लिए ताउन करें। अगर कोई इमदाद कर सकता है वो इमदाद करे, कोई उनके लिए ट्वीट कर सकता है, फेसबुक पे कर सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है। एक सही नैरेटिव के साथ चले, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। 24 आवर्स हमारे नंबर, हमारी साइट रनिंग है। जब आवाम चाहें हमसे रब्ता करें, उनको कोई मालूमात चाहिए हम उनको देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।